हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है स्लीप डिसऑर्डर। इसके बारे में पहले हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे, फिर स्टेजेस देखेंगे, फिर असेसमेंट, फिर क्लासिफिकेशन, फिर कॉमन स्लीप डिसऑर्डर और मैनेजमेंट। उसके बाद पहले इसका तो समरी बताऊंगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगी और लास्ट में कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप क्या है? सोना, सोने में प्रॉब्लम। तो सोने में प्रॉब्लम, तो सोना क्या होता है पहले ये समझना पड़ेगा। तो ये एक रेगुलर रीअकरिंग साइकिल है, मतलब ये हर दिन करना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, जो हमारा न्यूरो बिहेवियर स्टेट है वो रेपिडली रिवर्सिबल हो जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम दिन भर काम करते हैं, थक जाते हैं, तो हमारा ब्रेन थोड़ा देर उसको क्या चाहिए, रिलैक्स चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, सोना होगा। इसलिए रिवर्सिबल न्यूरो बिहेवियर स्टेट है, जिसमें मेनली क्यूसेंस, पोस्टुरल रिकम्बेंस और अवेयरनेस कम हो जाता है। मतलब जब हम सोते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है कुछ हमें पता नहीं ना होता है, तो अवेयरनेस कम हो जाता है। हम एक ऐसे मरे हुए स्टेज में चले जाते हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। ठीक है, ये जो स्लीप है ना, ये साइकाइट्री वाइटल साइन है। मतलब अगर किसी को नींद नहीं आता है तो उससे दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और ये स्लीप है ये क्यों ज़रूरी है, तो ये ब्रेन के प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं न्यूरोबायोलॉजी ऑफ स्लीप एंड वेकफुलनेस। सबसे पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा जिसका नाम है एरोजल। इसका मतलब क्या होता है कि इंसान जगा हुआ है, अलर्ट है, क्रिएटिव है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। एक सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कॉन्शियस है। ठीक है, अब इसका दो काम हो सकता है, या तो एक्सेसिव एरोजल होगा, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो कॉन्शियसनेस होगा, या डिफिशिएंट एरोजल होगा। दो चीज़ हो सकता है। ठीक है, तो देखिए पहले देखते हैं एक्सेसिव एरोजल में क्या होता है। तो जो पर्सन अवेक, अलर्ट, क्रिएटिव, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें अब क्या होगा, इंसोमिया स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, कंजेस्टिव डिसफंक्शन होगा, वो काम करने में उसको मन नहीं लगेगा। पैनिक और फियर होगा, डर लगेगा, और हेलुसिनेशन और साइकोसिस स्टार्ट होगा। ये क्या है, ये एक्सेसिव एरोजर है। और अगर एरोजर कमने लगेगा तो अब क्या होगा, एरोजर कमने लगेगा तो वो कॉग्निटिव डिसफंक्शन हो जाएगा। दिन में बहुत सोएगा, एक्सेसिव डे टाइम स्लीपनेस। उसके बाद उसको ड्रॉजीनेस, चक्कर जैसा आते रहेगा, सीडेशन आएगा और ए स्लीप हो जाएगा। ये क्या है, डिफिशिएंट एरोजर के कारण होता है। एरोजर स्पेक्ट्रम मेनली डिपेंड क्या पे करता है, तो ये इसका 5 की होता है, मतलब कि ये 5 न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। पहला हिस्टामिन, दूसरा डोपामिन, तीसरा नॉरएपिनेफ्रिन, चौथा सेरोटोनिन जिसको 5-HT से लिखते हैं, पाँचवा एसिटाइल कोलिन। इन पांचों पर मेनली हमारा जो स्लीपिंग है वो डिपेंड करेगा, मतलब कि एरोजल। अगर ये ज़्यादा हो जाए तब भी प्रॉब्लम है, कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। इसका गुड बैलेंस ज़रूरी है। गुड बैलेंस रहेगा तभी इंसान अवेक, अलर्ट और सभी फंक्शन करने में सक्षम होगा। अब देखते हैं स्लीप या वेक स्विच क्या होता है। क्या स्लीप या वेक स्विच क्या होता है, SWITCH। स्विच मतलब क्या होता है, ऑन ऑफ। जो जैसे कि बल्ब के लिए है तो ऑफ कर दिए तो बंद हो गया, ऑन कर दिए तो शुरू हो गया, वैसे ही स्लीप का होता है। ठीक है, इसका जो सेंटर होता है जो इसको कंट्रोल करता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ब्रेन के स्लीप और वेक सेंटर कहलाता है। ऑफ कहने का क्या मतलब है, स्लीप प्रोमोटर। मतलब इसमें क्या होगा, अगर हमारा जो स्विच है उसको ऑफ कर दिए तो हमें नींद आने लगेगा।
तो ये मेनली हाइपोथैलेमस के किस न्यूक्लियस के कारण होता है? तो ये वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस में ये बटन होता है, स्विच होता है जो ऑफ करता है। ठीक है, ऑन मतलब क्या हो गया? वेक प्रोमोटर, मतलब अब जाग जाओ। तुम्हें सोचो ना, जब ऑफ करते हैं तब बल्ब बंद हो जाता है तो आँख बंद हो जाता है, जब ऑन करते हैं तब बल्ब ओपन हो जाता है तो हम आँख ओपन कर लेते हैं। ये मेनली हाइपोथैलेमस के ट्यूबरो मैमिलरी न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में TMN कहते हैं, जो हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, उसके द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है। दो की न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेट करते हैं इस स्विच को। जैसे कि हमने पढ़ा ऑन के लिए, कौन सा पढ़ा था? ऑन के लिए पढ़ा था, कहाँ पर ये ऑन का स्विच प्रेजेंट था? VLPO, मतलब कि वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक न्यूक्लियस। ये मेनली किसके द्वारा होता है? तो ये गावा के द्वारा होता है। ठीक है, मतलब इसमें क्या होगा? तो गावा का स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऑन के लिए क्या होता है? ऑन के लिए क्या होता है? तो पहले न्यूक्लियस, ये जो हाइपोथैलेमस है उसका TMN न्यूक्लियस होता है। ये क्या करता है? हिस्टामिन को ऑन कर देता है तो इंसान जाग जाता है। तो इस तरह से ये दो न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जो हमारा स्विच है वो रेगुलेट होता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब TMN जब TMN एक्टिव होता है, एक्टिव होता है तो ये क्या करता है? कॉर्टेक्स से हिस्टामिन रिलीज करता है। और VLPO क्या करता है? वेक प्रोमोटर इज ऑन एंड स्लीप प्रोमोटर इज इनहेबिटेड। क्या हुआ? TMN क्या है? ऑन करता है। ठीक है, TMN वेक प्रोमोटर है तो ये क्या करेगा? हिस्टामिन को रिलीज करेगा। ठीक है, अब हिस्टामिन को रिलीज करेगा तो वेक प्रोमोटर ऑन हो जाएगा और स्लीप प्रोमोटर इनहेबिटेड हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? जब हमें ये स्लीप प्रोमोटर ऑन करना पड़ता है तो अब क्या करेगा VLPO? तो गावा को रिलीज करवाएगा, जिसके कारण जो ये वेक प्रोमोटर होता है वो इनहेबिटेड हो जाता है। इस तरह से हमारा काम चलते रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, ये जो स्लीप और वेक स्विच है ना, ये एक और न्यूरॉन से मिलिए स्टिमुलेट होता है। उस न्यूरॉन का नाम है ऑरिक्सिन, या इसको हाइपोक्रीटिन न्यूरॉन्स भी कहते हैं, जो मेनली लेटरल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है। अब लेटरल हाइपोथैलेमस का शॉर्ट फॉर्म लिखने गए तो LAT, लेटरल हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, जो वेकफुलनेस को स्टेबलाइज करता है। किसको? वेकफुलनेस को स्टेबलाइज करता है, मतलब ये जागने में हेल्प करता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोसेसिंग कैसे रेगुलेट करता है स्लीप। उससे पहले गावा और जो हिस्टामिन था उसको फिर से समझते हैं। जैसे कि क्या होता है ना, हमारा TMN जो वेक प्रमोटर होता है और VLPO क्या होता है? ये स्लीप प्रमोटर होता है। सबसे पहले क्या होगा? तो इंसान को क्या करना है? जगाना है तो स्विच ऑन करना होगा, तो स्विच ऑन हो जाता है TMN का। ठीक है, अब ये TMN से क्या होगा? स्विच ऑन हो जाएगा तो जो LAT है, लैट, वो क्या करेगा? VLPO को इनहेबिट कर देगा। ठीक है, और क्या करेगा? तो जो हमारा SCN है, अभी बताऊंगी SCN का फुल फॉर्म क्या होता है, वो क्या करेगा? SCN वेक प्रमोटर को बढ़ा देगा। कैसे? तो गावा न्यूरॉन को इनहेबिट करवा के, कहाँ से? VLPO से, और हिस्टामिन को प्रमोट करवा के। ठीक है, अब समझिए कि सोना है तो सोने में क्या होगा? अब स्विच ऑन किसका स्विच ऑफ हो जाएगा और VLPO अब काम करेगा क्योंकि स्लीप प्रमोटर है। इसमें क्या होगा? जो हमारा SCN है
वो गावा न्यूरॉन को बंद करवा देगा। ठीक है, गावा न्यूरॉन को बंद करवा दिया तो अब क्या हो जाएगा, नींद आने लगेगी। यहाँ तक तो समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये जो वेकफुलनेस है वो लेटरल हाइपोथैलेमस के द्वारा रेगुलेट होता है। अब देखिए इसके बाद की काम, आपको दो चीज़ जानना पड़ेगा। एक होता है किरकादियन वेक ड्राइव और दूसरा होता है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव। अब देखिए जैसे कि हमें सुबह उठना है तो क्या होता है, कोई इनपुट मिलता है जैसे कि लाइट, मेलाटोनिन, कोई एक्टिविटी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा सुप्राक्यात्मिक न्यूक्लियर कहते हैं ना SCA, वो क्या होगा, वहाँ तक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, किरकादियन वेक ड्राइव ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि हम ज़्यादा देर जागते हैं, तो जिस समय किरकादियन वेक ड्राइव एक्टिव हो जाएगा उस समय जो हमारा होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव कम हो जाएगा तो क्या होंगे, हम जाग जाएंगे। ठीक है, अब दिन जा रहा है, किरकादियन वेक ड्राइव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब वो खत्म हो रहा है तो यहाँ पे होमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव बढ़ रहा है। उसके बाद वो तब तक बढ़ेगा जब तक कि इंसान को नींद ना आ जाए, और जब इंसान सोता है तो ये धीरे धीरे घटता है, और ये घटता है तो फिर किरकादियन वेकअप ड्राइव बढ़ता है। इस तरह से ये चलते रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर नींद का समय पूछे कि सबसे ज़्यादा कब आता है, तो एक तो 11 PM में। ठीक है, कब, 11 PM से जो हेमोस्टैटिक स्लीप ड्राइव होता है वो पीक हो जाता है, और मॉर्निंग में 7 PM में ये कम हो जाता है। ठीक है, फिर से समझिए, अगर कोई पूछेगा ये जो स्लीप ड्राइव था वो पीक पे कब होता है, 11 PM में, और कम कितना बजे होता है, 7 AM में। अगर किरकादियन वेक ड्राइव के बारे में बोले तो 7 AM में ये क्या होता है, मेनली पीक पे होता है, और उसके बाद कम तक कब है, तो मेनली 11 PM में। ठीक है, इस तरह से ये 24 घंटा रेगुलेट होता है। अब देखते हैं स्टेजेज ऑफ स्लीप। मेनली पहला स्टेज क्या होगा, वेकफुलनेस। दूसरा स्टेज क्या होगा, रीम स्लीप, जिसको हम ड्रीमिंग कहते हैं। और तीसरा क्या होगा, इन रेम स्लीप। ठीक है, क्या, पहला वेकफुलनेस, दूसरा रेम स्लीप जिसको हम क्या कहते हैं, ड्रीमिंग, और तीसरा ऑर्थोडॉक्स या NREM स्लीप। इसका 4 स्टेज पढ़ने को मिलेगा, सबको डील करते हैं। ठीक है, उसके पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। जब हम अवेक होते हैं ना उस समय क्या हो, चलिए अब EEG एक्टिविटी देखते हैं। ठीक है, EEG एक्टिविटी में मेनली हमें 4 टाइप का पढ़ना है। बीटा, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 12 हर्ट्ज से ज़्यादा। दूसरा अल्फ़ा, इसका फ्रीक्वेंसी 8 से 12 हर्ट्ज के बीच में होता है। तीसरा थीटा, इसका फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हर्ट्ज के बीच में होता है। और चौथा क्या है, डेल्टा, इसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 1 से 3 हर्ट्ज के बीच में। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं, जैसे कि इंसान जब जगा हुआ रहता है तो उसका जो वोल्टेज रहता है वो लो रहता है और फ्रीक्वेंसी हाई रहता है। तो फ्रीक्वेंसी हाई सबसे ज़्यादा किसका था, बीटा का, तो उस समय बीटा एक्टिविटी EEG में दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जब ड्रॉजी है, ड्रॉजी मतलब क्या होता है कि हल्का हल्का ऐसे नींद टाइप का आता है, उस समय अल्फ़ा वेव प्रोमिनेंट होता है। अब आते हैं स्टेजेज में। पहला स्टेज स्लीप स्टेज, इसमें कौन सा प्रोमिनेंट होता है, तो थीटा वेव प्रोमिनेंट होता है। स्टेज 2 स्लीप स्पिंडल एंड मिक्स्ड EEG एक्टिविटी। यहाँ पर क्या होता है, स्लीपिंग पूरा एकदम प्रोग्रेस में रहता है,
उस समय क्या होता है, स्लीप स्प्लेंडर देखने को मिलता है। स्लो वेव स्लीप स्टेज 3 और स्टेज 4, इसमें क्या होगा, तो इसमें प्रोग्रेसिव मॉल डेल्टा वेव, अब डेल्टा वेव में जाने लगेगा। फिर हो जाएगा रेम स्लीप। रेम स्लीप लो वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होते हैं, मतलब धीरे धीरे वो जागने लगता है। इसके स्टेजेस के बारे में भी डील करेंगे, टेंशन ना लीजिए। चलिए पहले इसके स्टेजेस के बारे में ही देख लेते हैं। मतलब कि बीटा वेव में 12 से ज़्यादा हर्ट्ज होता है। इसमें पर्सन अवेक रहता है, फोकस रहता है और एम्पलीट्यूड 5 से 10 माइक्रोवोल्ट रहता है। अल्फ़ा, इसमें क्या होगा, 8 से 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी था। इसमें इंडिविजुअल जगा हुआ रहता है, लेकिन रेस्ट में वो क्या होता है, आई क्लोज हो जाता है, माइंड वंडरिंग करने लगता है, घूमने लगता है इधर उधर। फिर थीटा वेव को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, कभी बाद में प्रॉब्लम ना हो इसलिए बता देती हूँ। ये ट्रांजिशन होता है जब इंसान जागने से सोने वाला रहता है ना, वो वाला ये स्टेज रहता है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंसी 4 से 7 हर्ट्ज होता है, एम्पलीट्यूड 10 माइक्रोवोल्ट होता है। ठीक है, अब देखिए डेल्टा वेव में इंसान क्या होता है, डीप स्लीप में चला जाता है। कौन सा स्लीप, डीप स्लीप में चला जाता है। इसमें फ्रीक्वेंसी 1 से 4 हर्ट्ज होता है, एम्पलीट्यूड 30 से 200 माइक्रोवोल्ट होता है। अब देखिए कि ये जो वेव है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है। जैसे कि अल्फ़ा वेव है, इसका ओसिपिटल और पेराइटो ओसिपिटल एरिया से होता है। बीटा वेव है, ये फ्रंटल एरिया से होता है। और जो थीटा वेव है, ये मेनली पेराइटल रीजन और टेम्पोरल रीजन से होता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं 4 स्टेज ऑफ स्लीप। ठीक है, अगर इसको बांटना चाहें तो इस तरह से बांटा जाता है, NREM। इसके अंदर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेज आता है और फोर्थ में होता है REM, इसमें फोर्थ स्टेज आता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो जो NREM है इसका फुल फॉर्म होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। REM का मतलब होता है रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, तो नॉन रैपिड आई मूवमेंट का पहला स्टेज देखते हैं। इसमें जब आप मान लीजिए आप जगे हुए हैं, बेड पे सोने गए, तो वेकफुलनेस से स्लीप में जो ट्रांजिशन होता है उसी को कहते हैं स्टेज 1। ये मेनली 5 से 10 मिनट तक रहता है। दूसरा क्या होता है, NREM स्टेज 2। इसमें बॉडी टेम्परेचर कमता है, हार्ट रेट कम होने लगता है, ब्रेन धीरे धीरे ये स्लीप स्पिंडल्स में जाने लगता है और ये मेनली रहता है 20 मिनट के लिए। तीसरा जो स्टेज है उसको कहेंगे NERM स्टेज 3। इसमें मसल रिलैक्स हो जाता है, ब्लड प्रेशर और ब्रीदिंग रेट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और ये डीपेस्ट स्लीप होता है। ठीक है, चौथा जिसमें हम REM होता है, जिसमें रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। इसमें ब्रेन बिकम मोर एक्टिव, अब ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, बॉडी बिकम रिलैक्स एंड इमोबल, अब बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और इमोबलाइज्ड हो जाएगा। अब आपको ड्रीम्स आने लगेंगे, सपना देखने लगेंगे, और जब सपना देखिएगा तो आपका आई मूवमेंट क्या होंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। चलिए अब इसको देखते हैं वेव्स के अनुसार। जैसे कि हमने पढ़ा स्टेज 1, 2, 3, 4। स्टेज 1 में क्या होता है, अल्फ़ा वेव का लॉस हो जाता है और क्यू वेव प्रीडोमिनेंस होने लगते हैं। ठीक है, स्टेज 2 जिसमें क्या होंगे, स्लीप स्पिंडल्स स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें मेनली क्या होगा, हाई वोल्टेज स्पाइक्स देखने को मिलेंगे, जिसको हम के कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इस स्टेज 2 में और भी क्या देखने को मिलेगा, तो इसका जो रेगुलर वेव है उसमें बर्स्ट हो जाता है, जिसको हम स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। ये मैक्सिमम ड्यूरेशन शो करता है स्लीप का। अगर कोई पूछेगा मैक्सिमम ड्यूरेशन कौन शो करता है, तो स्टेज 2। अब स्टेज 3 में क्या होंगे, डेल्टा वेव स्टार्ट हो जाएंगे, ज़्यादा नींद आएगा। इसमें मेनली ग्रोथ हार्मोन और ग्नैडोट्रोपिन हार्मोन का रिलीज होता है पर्सेटाइल मैनर में। बीपी कम हो जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा। ठीक है,
अब आते हैं स्टेज 4। स्टेज 4 को हम क्या कहे थे, इसको पैराडॉक्सियल स्लीप भी कहते हैं। इसमें मेनली अल्फा और बीटा वेव प्रेजेंट होता है, मसल टोन कम हो जाते हैं एक्सेप्ट एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल, मेटाबॉलिज्म ऑफ ब्रेन बढ़ जाता है। ठीक है, और ये पोंटोजेनिकुलो ऑसिपिटल स्पाइक देखने को मिलता है। यहाँ तक समझने में कोई भी। अब जो 8 घंटा इंसान सोता है उसमें 6 से 6.5 घंटा NREM होता है और 1.5 घंटा REM होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो REM है वो रेगुलरली अपीयर होता है 90 से 100 मिनट के बाद, और ये एक रात में कम से कम हम 4 से 5 REM स्लीप करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। चलिए डिफरेंस देखते हैं, क्या है डिफरेंस में। एक तो जब हम जगे हुए रहते हैं, दूसरा जब हम सोने जाते हैं NREM, और तीसरा REM। EEG क्या होता है, जब हम जगे रहते हैं फास्ट होता है लेकिन लो वोल्टेज होता है। NREM स्लो होता है, हाई वोल्टेज होता है। REM फिर से फास्ट हो जाता है, लो वोल्टेज होता है। तो फिर वेक और REM में क्या डिफरेंस है, चलिए आगे देखते हैं। आई मूवमेंट वेक में विजन के लिए होता है, ठीक है, हम देखने के लिए करते हैं। NREM में स्लो रहता है और इरेगुलर होता है, लेकिन जब REM में पहुंच जाए ना तो रैपिड हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस में आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मसल टोन वेक में ज़्यादा रहता है, NREM में थोड़ा रहता है और REM में रहता नहीं है। न्यूरोनल एक्टिविटी वेक में रहता है, NREM और REM में नहीं रहता है। हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट मेनली वेक जब जगे हुए रहते हैं तो अलग अलग होता है, लेकिन NREM में स्लो रेगुलर हो जाएगा, लेकिन REM में NREM के कंपेरिजन में अलग होंगे और थोड़ा हायर होता है। जब हाइपोक्सिया और हाइपरकर्विया की बात किया जाए तो वेक में एक्टिव होते हैं, NREM में रिड्यूस होते हैं, और लोएस्ट कब होते हैं, REM में। थर्मो रेगुलेशन, तो वो तो काम वेक में हम जैसा काम करेंगे वैसा होगा, लेकिन NREM में सिर्फ फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन होता है और REM में फिजियोलॉजिकल रेडिएशन कम हो जाता है। मतलब वेक में बिहेवियर और फिजियोलॉजिकल दोनों रेगुलेशन होता है, NREM में सिर्फ फिजियोलॉजिकल होता है और REM में वो भी कम हो जाता है। मेंटल एक्टिविटी की बात करें तो वेक में पूरी तरह काम करता है, NREM में काम करता है थोड़ा मोड़ा लेकिन नहीं भी करता है। REM में हम स्टोरी लाइक ड्रीम्स देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं असेसमेंट में। असेसमेंट में स्लीप हिस्ट्री देखेंगे और एक्यूरेट हिस्ट्री ऑफ कंकरेंट मेडिकल और साइकेट्री डिसऑर्डर देखेंगे। ठीक है, उसके बाद रेट्रोस्पेक्टिव सेल्फ रिपोर्ट पर देखेंगे, मतलब कि इसका जो क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार, जैसे पिट्सबर्ग स्लीप क्वालिटी इंडेक्स, इपवर्थ स्लीपिंग स्केल, इंसोमिया सेवियरिटी इंडेक्स, वर्लिन स्लीप एपनिया क्वेश्चनरी, ये सब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद सेल्फ रिपोर्ट बनाने कहेंगे, जैसे कि स्लीप और वेक डायरी और स्लीप का लॉग बनाने कहेंगे। बिहेवियर मैनेजमेंट के लिए हम एक्टिग्राफी करते हैं। ठीक है, और एक किया जाता है पॉलीसोमोनोग्राफी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है PSG, पॉलीसोमनोग्राफी। ये एक EEG है जो इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम, इसमें कौन कौन सा आता है, EEG, इलेक्ट्रोऑकुलोग्राम, इलेक्ट्रोमायोग्राम, ECG, ओरल नसल एयर फ्लो, नसल पैसेज, रिव केस, एब्डोमिनल मूवमेंट और ऑस्टिमेट्री। ये जो PSG होता है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है, याद रखिएगा। क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है स्लीप के असेसमेंट के लिए। फंक्शनल इमेजिंग टेस्ट के लिए कौन कौन सा होता है, तो फंक्शनल इमेजिंग मेथड में हमारा PET, SPE, CT और MRI देखने को मिलता है। ठीक है, अब जो स्लीप डिसऑर्डर है उसका क्लासिफिकेशन हमने कौन कौन से बेसिस पे किया है, DSM-5, ICD-10 और
ICSD-3। DSM-5 कहने का क्या मतलब है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ICSD-3 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। DSM क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर इसका डिसऑर्डर की बात करें तो इंसोमिया, हाइपर सोमनोलेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ठीक है। ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर में कौन सा? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, हैप्नो अपनिया, उसके बाद सेंट्रल स्लीप एपनिया, स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन, कीकार्डियम रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर। और कौन कौन सा? तो पारा सोमनियास, इसमें आ जाएगा नन रेम स्लीप एरोजल डिसऑर्डर, नाइटमेयर डिसऑर्डर, उसके बाद रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर। उसके बाद और भी कौन से हैं? तो लेस्ट लेग सिंड्रोम, फिर सब्सटेंस मेडिकेशन इंड्यूस स्लीप डिसऑर्डर। टोटल कितने हो गए? तो 8 क्लासिफिकेशन किया गया है। ICD-10 के अनुसार मेनली कौन कौन सा किया गया है? तो ICD-10 के क्लासिफिकेशन का नाम है G47 स्लीप डिसऑर्डर। इसमें कैसे बांटा गया है? तो 9 में बांटा गया है G47.0, G47.1, G47.2, इस तरह से बांटा गया है। तो 0 को कहा गया है इंसोमिया, डिसऑर्डर ऑफ इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग स्लीप। 1 को कहा गया है डिसऑर्डर ऑफ एक्सेसिव सोमनोलेंस, जिसको हाइपरसोमनियाज कहा गया है। 2 को क्या कहा गया है? 2 को डिसऑर्डर ऑफ स्लीप वेक शेड्यूल। 3 को स्लीप एपनिया। 4 को नार्कोलेप्सी कैटाप्लेक्सी। 8 को अदर स्लीप डिसऑर्डर। 9 को कौन सा? स्लीप डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। ये क्लासिफिकेशन में आप याद रखिएगा 5, 6, 7 नहीं होता है। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्लासिफिकेशन से मेनली होता है, ठीक है। अब देखते हैं ICSD-3। इसमें डायग्नोस्टिक सेक्शन से किया गया है। एक है इंसोमिया, कौन सा? इंसोमिया, स्लीप रिलेटेड ब्रीदिंग डिसऑर्डर, सेंट्रल डिसऑर्डर ऑफ हाइपरसोमनोलेंस, सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर, पारासोमनियोस, स्लीप रिलेटेड मूवमेंट डिसऑर्डर और अदर स्लीप डिसऑर्डर। इतने डिवीजन किए गए हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे PPT में। स्लीप डिसऑर्डर क्या है? इसका दूसरा नाम सोमनीपैथी भी है। ये एक मेडिकल डिसऑर्डर ऑफ स्लीप पैटर्न है जिसमें एनिमल और पर्सन सभी सोते हैं। सम डिसऑर्डर जो होता है वो सीरियस होता है, जो हमारे नॉर्मल लाइफ, मेंटल, सोशल, इमोशनल फंक्शन को अफेक्ट करता है। पोलीसोमनोग्राफी और एक्टिनोग्राफी टेस्ट मेनली किया जाता है। स्लीप स्ट्रेटजी तो आपको पहले ही बता दिए। साइन क्या क्या होता है स्लीप डिसऑर्डर का? तो मेनली नींद ना आना, नींद आना तो उसमें लेस्टफुल रहना, ठीक है। उसके बाद इंसान क्या होता है? जागता है तो टायर्ड फील करता है, उसको क्या होते हैं? हेडेक आते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको क्रोनिक फैटिग्यू, टायर्डनेस, स्लीपलेसनेस फील होगा। उसके बाद क्या होंगे? वो जागने के लिए बहुत स्ट्रगल करेगा, ठीक है। जैसे अपने आप को टीवी दिखाएगा, घूमने जाएगा। उसके बाद उसको काम या स्कूल के वर्क में कंसंट्रेट करने में डिफ़िकल्टी होगी। उसके बाद उसमें जो स्टिमुलाई एकदम मरा मरा सा काम करेगा, ऐसा कहेगा लगे यार जान नहीं है बंदे में, इस तरह का वो हो जाएगा। चीज़ें याद करने में उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो दिन के समय मेनली वो ऐसे लगेगा हेड डाउन करके सोया हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो सोएगा तो खराटे लेंगी और ये सांस के टाइम में कैटेगरी, अब ये